हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे आज कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसके उत्पादन का सिद्धांत और अलगाव और वर्ग संघर्ष। इन चारों सिद्धांतों को देखेंगे। कल हमने देखा था प्रकारवादी दृष्टिकोण और संघर्षवादी दृष्टिकोण। प्रकारवादी और संघर्षवादी, जिसमें हमने बताया था कि संघर्षवादी दृष्टिकोण में क्या था कि समाज जो होता है वो स्वार्थपरक संबंधों पे आधारित होता है, और जो प्रकारवादी होते हैं वो कहते हैं कि सहयोग पे आधारित होता है। तो आज की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इस संघर्षवादी दृष्टिकोण के चीज़ों को जो पढ़े थे प्रीवियस क्लास में उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे उनके जो विचार थे वो संघर्षवादी दृष्टिकोण पे ही आधारित हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है संघर्षवादी दृष्टिकोण ही इनका समाजशास्त्र में है और इसीलिए जाने जाते हैं इसकी नींव रखने के लिए। इनका जो मेन फोकस था हैव्स एंड हैव्स नॉट, इन दो वर्ड को इन्होंने सेंटर में रखा, शोषक और शोषित वर्ग। कि जो हैव्स होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, जो हैव्स नॉट होते हैं वो समाज का गरीब तबका होता है, उनके पास कुछ नहीं होता है, और ये हैव्स के द्वारा हैव्स नॉट का शोषण किया जाता है। हैव्स नॉट का जब शोषण होता है तो ये शोषण से बाहर निकलने का हमेशा प्रयत्न करता है, और इसी प्रोसेस में संघर्ष की उत्पत्ति होती है और संघर्ष होता है दो वर्गों के बीच में, और यही इनका मेनली दृष्टिकोण रहा है अपने सिद्धांतों को बताने में। सो फ्रेंड्स, हम पूरे इनके चैप्टर में ये ध्यान रखेंगे कि इनका दृष्टिकोण क्या था। और इससे पहले हम जानेंगे कि मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे। उनका सिद्धांत उस समय आया था जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वेलफेयर स्टेट का उदय नहीं हुआ था, और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो कि 1789 में होती है, मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद होती है, उसका भी प्रभाव थोड़ा थोड़ा समाज पे पड़ रहा था। मतलब यूरोप के अलावा भी थोड़ा बाहर फैल रहा था। मीन्स कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन सब के जो मैसेज थे वो समाज में जा रहे थे कहीं ना कहीं। तो इससे क्या था कि एक फ़ायदा कि अगर मार्क्स अपनी थ्योरी लेकर के आते तो इनकी चीज़ों को लोग समझते और उससे परिवर्तित होने की कोशिश करते। क्योंकि हमें ये भी जानना ज़रूरी होगा कि मार्क्स का जो मतलब मेन उद्देश्य था, वो केवल किताबी ज्ञान देना नहीं था कि मतलब हमने अपना सिद्धांत बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ, बस चलो हो गया। ये एक क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन लाना चाहते थे। उस टाइम पीरियड में हम देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल में, मतलब बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा हुआ था कि मार्क्सवादी विचारधारा का उदय एकदम अच्छा खासा हो गया था। जिसमें छात्र क्या करते थे, ये एक मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाते थे और उसमें अमीर-गरीब, हैव्स नॉट, ये जैसी चीज़ें आ गई थी। वो लोग समाज को परिवर्तित करना चाहते थे और इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो उस टाइम पे ये भी देखा गया कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इनके सिलेबस को पढ़ने पे रोक भी लगा दी गई थी कुछ टाइम में के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रांतिकारी होता था, मतलब दिमाग में लाता था युवा लोगों के मस्तिष्क में कि नहीं, हमको सिर्फ़ इसके बारे में पढ़ना और जानना नहीं है, हमको परिवर्तन ही ले आना है, जैसा कि इनका ध्येय भी था। और मार्क्स को हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ समाजशास्त्री नहीं थे, वो एक राजनीति विज्ञानी भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र से पहले इन्होंने अर्थ एंड राज व्यवस्था में अपनी बातें बताई हैं। इनकी जो थ्योरी वो जानी ही जाती है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी के माध्यम से इन्होंने अपना सिद्धांत ही दिया है। सो हम इनके बारे में मोटा-मोटा जान चुके कि इनका सिद्धांत हम कैसे समझेंगे, केंद्र में क्या-क्या रखेंगे। इनकी जो विचारधारा थी वो किस मतलब कहाँ से पनपी थी, किस जगह से, तो वो था फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी, जहाँ से इनकी विचारधारा बाहर आई थी और इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने जैसा कि अभी बता चुके कि इनका जो मतलब कहना था कि औद्योगिक और ये पूंजीवाद, इन दोनों में हाँ, इन दोनों के बैकग्राउंड में रख के अपनी बातें बताए, और ये पोस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन चेंज के बाद इनकी चीज़ें आई। समाज में क्या-क्या चल रहा था हमने देख लिया कि जो लोग सफ़रिंग थे चीज़ों से,
ऐसे लोगों को इन्होंने ध्यान में रखा, मतलब जो इकोनॉमी के ऑर्डर में थोड़ा पीछे आते थे, इन्होंने उन लोगों को ध्यान में रख के अपनी थ्योरी दी और उस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने बताया ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। ऐतिहासिक भौतिकवाद मीन्स कि इतिहास के माध्यम से, इतिहास में अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम चीज़ों को जानें। और इन सब को समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड में उस टाइम किसका विचार आया था, चीज़ें कैसी थीं। तो एडम स्मिथ, जो कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात एक आधुनिक अर्थशास्त्री हुए। एडम स्मिथ जो थे, वो खुली अर्थव्यवस्था के विचारों से प्रभावित थे। ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था की नीति उन्होंने अपनाई और उनका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को जो है वो बाजार शक्तियों के नियंत्रण में लाना। क्योंकि स्मिथ से पहले जो व्यवस्था थी यूरोप में, वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, कुछ लोगों के द्वारा अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण होना, ना कि ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होगी कि सारे लोग विकसित होंगे, बट नियंत्रित में कुछ स्पेशल वर्ग, कुछ ही स्पेशल वर्ग। तो क्रांति से पहले ऐसी ही व्यवस्था थी, नियंत्रित ही थी। तो जो एडम स्मिथ हैं, उन्होंने ओपन इकोनॉमी लाई और उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने जो ये व्यवस्था थी मतलब नियंत्रित वाली, इसका विरोध किया क्योंकि इसमें हस्तक्षेप जैसी नीति होती थी। और खुली अर्थव्यवस्था की वकालत जब किए तो उसमें जन कल्याण आ गया। मतलब मेन रूप से जो हमारी व्यवस्था हुई वो जन कल्याण को केंद्र में रख के पनपी, जिसमें कि कोई हस्तक्षेप नहीं था। मतलब उसमें व्यक्तियों के उत्पादन और उपभोग को ध्यान में नहीं रखा गया, उसमें जन कल्याण और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखा गया। इनके अनुसार था कि अर्थव्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। इनके अनुसार खुली अर्थव्यवस्था में पूंजीपति जितना चाहे उतना उत्पादन करे, इससे उन्हें अधिक लाभ मिल सकेगा। मतलब कि कोई भी जितना मतलब उत्पादन करेगा उसको उसके अनुसार लाभ मिलेगा, ना कि कुछ लोगों के मतलब नियंत्रण में रहेगी व्यवस्था। और श्रमिक जितना चाहे उतना कार्य कर सके, इससे उसे भी अधिक लाभ मिल सकेगा। मतलब सब दोनों वर्ग स्वतंत्र रहेंगे। जैसे कि हम ओवर टाइम, जैसे मान लो होता है आजकल के टाइम, इस समय में ओवर टाइम होता है। तो ओवर टाइम जैसे कि पहले क्या था, जब नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी तो हम 12 घंटे वर्क कर रहे हैं, उससे भी अगर ज़्यादा कर ले रहे हैं तो हमें जो अपना पैसा मिलना है, मेहनत मज़दूरी, वो हमें उतनी ही मिलनी है। ओवर टाइम जैसा कॉन्सेप्ट आया, मीन्स कि श्रमिक जितना चाहे उतना कर सके। मान लो कि उसकी ड्यूटी 8 घंटे की है और वो 12 घंटे कर रहा है। मान लो कोई 8 घंटे है, वो 12 कर रहा है, तो उसको 4 घंटे का अतिरिक्त पैसा मिलेगा। और जो अतिरिक्त मिलेगा श्रमिक को पैसा, तो किससे क्या होगा कि उसको अधिक लाभ मिलेगा। मान लो सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती है, उसने सोचा नहीं मुझे ज़्यादा पैसे की अभी ज़रूरत है अगले हफ्ते, चलो मैं एक दिन ओवर टाइम कर लेता हूँ, सैटरडे कर लेता हूँ। उसकी इच्छा पे निर्भर कर रहा है कि कैसे वो कर पा रहा है। सैटरडे कर लिया, उसको सैटरडे का अतिरिक्त लाभ मिल गया, उसका अतिरिक्त पैसा मिल गया। तो इन्होंने ऐसी चीज़ों का मतलब वो किया था, एडम स्मिथ ने समर्थन किया कि पूंजीपति जितना चाहे उतना उत्पादन करे, उससे उन्हें अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन साथ-साथ श्रमिक जितना चाहे उतना कार्य कर सकेगा, इससे उसे अधिक लाभ मिलेगा। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि नहीं हमको 7 घंटे करने हैं डेली, 8 घंटे करने हैं, 2 दिन हमको छुट्टी मिलनी ही है, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं करना है तो फिर ठीक है, करना है तो आपको अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। और उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी बाजार में कम कीमत पर बेहतर वस्तुएँ मिलेंगी, जिससे उपभोक्ता को लाभ होना। ऐसा भी एडम स्मिथ ने कहा कि जब चीज़ें ऐसे उत्पादित होंगी तो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, क्योंकि जब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा अर्थव्यवस्था पे, उत्पादन पे, तो मतलब जो प्रतिस्पर्धा है वो अपने आप से आ जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो उपभोक्ता है, कंज़्यूमर है, उसको लाभ होगा। और उपभोक्ता तथा उत्पादन से जो राज्य को अधिक कर मिलेंगे कि भाई जब प्रतिस्पर्धा होगी, उत्पादन अधिक रहेगा, उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। इससे होगा क्या कि अधिक टैक्स भी होगा, राज्य को मिलेगा, जिससे राज्य जो है वो प्रशासन और विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से चला पाएगा। और अंततः क्या होगा कि राज्य को ही लाभ मिलेगा। ये जो सारी थ्योरी थी, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अपना ये सिद्धांत बताया कि अंततः जो होगा
वो राज्य को ही लाभ होगा। मतलब हम पूँजीपति पे भी नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, श्रमिक पे भी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद उपभोक्ता को लाभ हो रहा है, प्रतिस्पर्धा आ रही है, हस्तक्षेप नहीं रह रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो अंततः भई हमारा प्रशासन अच्छा होगा, विधि व्यवस्था अच्छी होगी और सब कुछ बेहतर हो पाएगा राज्य की तरफ से। और एडम स्मिथ जो थे इनके विचारों से प्रभावित होकर यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपनी व्यवस्था को अनियंत्रित और मुक्त कर दिया मीन्स कि ओपन इकोनॉमी कर दिया जिसे ही हम खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जैसे ही ये जो ओपन इकोनॉमी आई ओपन इकोनॉमी जैसे ही आई वैसे हुआ क्या कि मतलब ओपन इकोनॉमी आने के कुछ दशक जैसे आगे बढ़े, वैसे एडम स्मिथ जो अपेक्षाएँ रख रहे थे कि ऐसा-ऐसा होगा, ऐसा फिर होगा, उसके जस्ट उल्टा मार्क्स ने पाया कि ठीक है पूँजी ऐसी व्यवस्था आने से पूँजीपति तो हो गया था धनवान, लेकिन श्रमिक तो वहीं का वहीं मतलब रह गया। क्योंकि कुछ पूँजीपति अत्यधिक धनवान हो गए और शक्तिशाली हो गए, लेकिन बहुसंख्यक श्रमिक जो थे वो यातनापूर्ण जीवन जी रहे थे। जैसे कि हो क्या रहा था कि उनके कार्य की अवधि अधिक थी, मतलब उनका जो टाइम पीरियड था काम करने का, वो ज़्यादा था। जैसे कि मेल्स के लिए 18 आवर, फीमेल्स के लिए 16। अब ऑलरेडी इनके जब इतना समय मतलब इनका मतलब पूँजीपतियों ने कर रखा है कि भाई आप इतने-इतने घंटे आपको वर्क करने हैं। अब इसके अलावा उनके पास कहाँ से मतलब बचेगा भाई श्रम की अब हम अतिरिक्त करके फिर अतिरिक्त पैसे कमाएँ। इतना तो उनका ड्यूटी में ही हो गया। वो एक्स्ट्रा कहाँ कर सकते हैं? ओटी के बारे में मीन्स कि ओवरटाइम कहाँ सोच सकते हैं? ऊपर से इतने घंटे काम करने के बावजूद उनका वेतन भी कम था। उनकी जो सैलरी थी वो बेहद कम थी। कार्य की जो दशाएँ थी वो जो थी अस्वास्थ्यकर थी। मीन्स कि उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के इन्वायरमेंट नहीं होता था उनकी कंपनियों में। जो पूँजीपतियों की मिल कंपनी ये सब होती थी उसमें। और किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा भी उस टाइम पे उपलब्ध नहीं थी, ऐसा मार्क्स ने देखा। मतलब जैसे श्रमिक है, काम कर रहा है, अगर वो बीमार हो गया या कोई दुर्घटना हो गई, तो कोई कह दो कि सामाजिक सुरक्षा है, कि उसके परिवार को कोई वो सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वो बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइज़ कराया जाएगा, मतलब कम पूँजीपति की तरफ से। या कुछ और लाभ दिया जाएगा कि वो बीमारी की अवस्था में काम नहीं कर पाया तो हमने उसको एक्स्ट्रा कुछ अपना मतलब वेतन दे दिया। कुछ ऐसा मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। और मशीनीकरण उस टाइम औद्योगिक क्रांति आने से ज़्यादा हो गया था, तो ये भी देखा जा रहा था कि श्रमिकों की जो हैसियत थी वो भी गिर चुकी थी। मीन्स कि अगर श्रमिक कोई ज़्यादा क्रिएटिव है, वो 3 घंटे में मान लो कि कढ़ाई कर ले रहा है, कढ़ाई का कोई वर्क। अब मशीन आ गई तो मशीन भाई क्या कर रही है, वो 3 घंटे का वर्क जो है 1 घंटे में ही कर दे रही है, आधे घंटे में उतना कर दे रही है। तो इससे क्या था कि अगर श्रमिक अपना कोई उसके विशेष मतलब उसके पास कोई उपलब्धि भी है, मीन्स कि उसको विशेष गुण भी है, उसको आ जा भी रहा है, तो वो उसको विशिष्ट नहीं रखा जाता था क्योंकि अब तो वो काम मशीन भी कर ले रही है भाई, तो हम तुमको विशिष्ट क्यों रखेंगे? अब जो काम सब कर रहे हैं बराबर ही तुम करोगे। तो ये सारी चीज़ें मार्क्स ने देखी। मार्क्स ने एक ऐसी दुनिया देखी थी जिसमें पूँजीपति सभी सुविधाओं तक पहुँच रखते थे, जबकि जो श्रमिक थे वो पशु से भी बदतर जीवन जीने को बाध्य हो गए थे। मतलब ऐसा इन्होंने देखा था। एज़ एग्ज़ाम्पल जैसे हम समझ सकते हैं कि जिसमें जो पूँजीपति है मतलब कैपिटलिस्ट जो है, ये बहुत ही ग्रो कर रहा था और जो श्रमिक जो था लेबर, वो एकदम जैसे था वैसे ही हो रहा था या तो और नीचे जा रहा था। कैसे? जैसे कि एक कंपनी है, इसमें ये डिज़ाइन के कपड़े बन रहे हैं, ये साड़ियाँ हैं। अब इस साड़ियों का जो कच्चा माल है पूँजीपति लेकर के आया इसने इसमें ₹200 लगाया कच्चे माल में, इसने श्रमिक को मज़दूरी दे दी 300। लेकिन जो श्रमिक ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, इसकी कढ़ाई तैयार की, साड़ी की छपाई जो भी है इसने पूरा अपना श्रम दान दिया। अगर वो डिज़ाइन अच्छी हो गई, ये मार्केट में बिकी कितने की? मान लो बिक गई 1500 की। कभी किसी ने और अच्छी डिज़ाइन बनाई, तो भी उस डिज़ाइन की वजह से श्रमिक को मज़दूरी नहीं मिलती थी, जितनी फ़िक्स है वही मज़दूरी मिलती थी। इसमें डिज़ाइन और भी अगर अच्छी किसी ने बना दी, थोड़ा और क्रिएटिव, ये हो गई 2000 की। ऐसे अंतर होते थे।
2500 की हो गई। ऐसे से मान लो हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके परसेंटेज जो है वो श्रमिक को मिलेंगे, उसको तो मज़दूरी 300 ही मिल रही है। कपड़े का जो कच्चा माल है वो 200 का है। चलो मान लिए कि 300 का है, तो भी हमारा कितना गया? 300, 600 गया, और वो साड़ी बिकी कितने में? मान लो ये 1500 में। 900 कहाँ गया? पूंजीपति के पास गया। तो ऐसे में क्या होगा? श्रमिक जहाँ है वो जहाँ का तहें रह जाएगा, और जो पूंजीपति है वो अत्यधिक शक्तिशाली होता जाएगा। तो ये ऐसी वाली दुनिया जो थी ना, वो इन्होंने देखी, लेबर की और पूंजीपति की। मार्क्स ने देखी, और इन्होंने देखा कि भाई ये तो शोषण करते जा रहे हैं और ये शोषित होते जा रहे हैं। इनमें तो कोई सुधार हो नहीं रहा है, मतलब इनका तो ग्रो हो नहीं रहा है, और ये ग्रो करते जा रहे हैं। मतलब वंचित और संचित की ऐसी दुनिया। जब इन्होंने ये दुनिया देखी तो इन्होंने अपनी थ्योरी मतलब दी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद। इन्होंने संघर्षवाद बताया था, हमने देखा था कि उसमें इन्होंने क्या-क्या बताया था, कैसे इनकी थ्योरी थी कि समाज में स्वार्थ ही होता है, मतलब सब अपना लाभ देख रहे होते हैं, उसी पे संबंध आधारित होते हैं। तो उन्होंने ये सब तो देखा ही था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इतिहास पढ़ते हैं, देखिए इतिहास में क्या हुआ होगा। जब ऐतिहासिक भौतिकवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया, तो उस देने का जो पृष्ठभूमि था, मतलब आया कैसे इनके विचार में कि ऐसा कोई सिद्धांत लाया जाए। तो उस टाइम पे एक दार्शनिक हुआ करते थे, हीगल। हीगल मतलब इनके ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा हीगल के बारे में। कि जिस टाइम इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उस टाइम हीगल हुआ करते थे, एक दार्शनिक। हीगल का कहना था कि समाज में कोई भी परिवर्तन होता है ना, तो वो विचारों से होता है। विचार ही सब कुछ होते हैं। उन्होंने विचार को सेंटर में रखा। अब ये हुआ कैसे, तो हम देखेंगे थ्योरी हीगल वर्सेस मार्क्स। हीगल वर्सेस मार्क्स। अब इसको हम समझेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद देखेंगे। तो 16वीं शताब्दी के बाद हुआ क्या, पुनर्जागरण के दौरान धर्म और चर्च के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, उसने ईश्वर के अस्तित्व को प्रश्न चिन्हित किया था। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति, इन्हीं की तो उपज थी ये समाजशास्त्र विषय। इसी के बाद तो समाजशास्त्र आया था। तो उस टाइम पे हीगल नाम के एक दार्शनिक हुआ करते थे, जिन्होंने देखा कि भाई जब धर्म और चर्च के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है, तो इसमें ईश्वर के अस्तित्व को मतलब लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई ईश्वर होता भी है या नहीं। और उसके बाद तर्क सत्ता आ गई थी ना पुनर्जागरण के बाद। रेनेसा जब आया, पुनर्जागरण आया, तो तर्क आया। जब तर्क आएगा तो भाई लोग ये नहीं कि हमको जो पंडित पादरी पोप ने बता दिया हम वही बात मान रहे हैं। हम उनसे तर्क कर रहे हैं कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों है। अर्थात जब ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया गया, तो ऐसे में प्रश्न उठा कि यदि ईश्वर नहीं होता है तो संसार का सृजन किसने किया, मतलब किसने बनाया इस संसार को। अगर मान लो ईश्वर नहीं है तो संसार परिवर्तित कैसे हुआ, इसमें चेंज कैसे आया। ये दो सवाल उठे कि भाई यदि गॉड नहीं है तो अब एग्जिस्टेंस वर्ड का कैसे है, और इसका सृजन किसने किया, और जब कोई परिवर्तन होता है तो ये होता कैसे। ये सारे सवाल आ रहे थे, मन में उठ रहे थे। और उस टाइम आए जर्मन दार्शनिक हीगल, जिन्होंने बताया, अपना सिद्धांत दिया और बताया कि जो ये संसार है ना, वो विचारों का विस्तार है। इन्होंने विचारों को ही केंद्र में रखा। संसार विचारों का विस्तार है, और जब जब विचार बदलते हैं तब तब संसार बदलता है। हीगल ने अपना एक सिद्धांत दिया, वाद प्रतिवाद और संवाद। वाद प्रतिवाद इज इक्वल टू संवाद, मीन्स की थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। जिसमें इन्होंने माना कि प्रत्येक जो विचार होता है, मीन्स कि वाद होता है, उसके भीतर ही उसके विनाश का बीज, मीन्स कि प्रतिवाद निहित होता है। और वाद और प्रतिवाद में जब संघर्ष होता है, यानी कि द्वंद्व होता है,
तो होता क्या है, उससे एक निष्कर्ष निकलता है जो कि संवाद होता है, और वही उसका प्रतिफल होता है। मीन्स कि थीसिस इंटू एंटीथीसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई विचार आता है हमारे मन में, तो विचार का ये पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष दोनों हमारे अंदर ही होता है, और इन्हीं दोनों में संघर्ष होता है। इन्हीं दोनों में जब संघर्ष होता है तो एक परिणाम निकलता है, रिजल्ट आता है, और जब ये रिजल्ट आता है तो वही होता है हमारा सिंथेसिस, प्रतिफल। और फिर ये प्रतिफल जो होता है ना, संवाद, ये पुनः वाद में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा सिंथेसिस है, ये दोबारा जाके, ये सिंथेसिस जो है ये फिर से जाके थीसिस में चेंज हो गया, वाद में परिवर्तित हो गया, और वाद के अंदर फिर प्रतिवाद आया, और प्रतिवाद और वाद में द्वंद्व हुआ, जिससे फिर से संवाद निकला। कुल मिला के इन्होंने उदाहरण समझिए कि एक पेड़ से दिया, जैसे पेड़ होता है उसके मतलब एक बीज का उदाहरण दिया, सॉरी बीज, एक बीज होता है, उसके अंदर ही उसके विनाश का भी बीज निहित होता है, एक अंकुरण निहित होता है। और ये जो बीज होता है ये पेड़ पौधा आदि में परिवर्तित होता है, मतलब होता रहता है। उसके बाद में उसके अंदर से जो विनाश का बीज होता है उससे ही ये नष्ट हो जाता है, और फिर से जो प्रतिफल मिलता है उसी से फिर से एक पेड़ बनता है। मतलब कुल मिला के वैसे ही प्रोसेस हमारे विचारों में चलती रहती है कि वाद होता है, वाद होता है, प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब जब विचार बदलता है तब तब संसार बदलता है। इनका मानना ये था। हमने सबसे पहले भी देखा था एक हीगल वर्सेस मार्क्स। तो हमने हीगल की बातें जानी, इन्होंने क्या कहा, सब कुछ क्या होता है, विचार। अब मार्क्स जो आएंगे ये कहेंगे नहीं, सब कुछ क्या होता है, पदार्थ, मीन्स कि पैसा। उन्होंने कहा सब कुछ पैसा होता है। कैसे? तो मार्क्स जो थे इन्होंने अपने भौतिक द्वंद्ववाद को बताया। उसके माध्यम से इन्होंने कहा कि जो मतलब विचार है ये पहले नहीं आया, क्योंकि विचार से पहले भी मतलब इनकी बातों से, इस थ्योरी से तो सहमत होते हैं, बस ये विचार की जगह इन्होंने पदार्थ रख दिया, मीन्स कि पैसा रख दिया। उन्होंने जैसे बोला था ना कि जब जब विचार बदलता है तब तब संसार बदलता है, सेम चीज़ मार्क्स बोलते हैं, बस इसकी विचार की जगह इन्होंने पदार्थ रख दिया कि जैसे जैसे पदार्थ बदलता है, मीन्स कि अर्थव्यवस्था बदलती है, वैसे वैसे संसार बदलता है। इन्होंने कहा कि जो वाद और प्रतिवाद है वो विचारों में नहीं बल्कि पदार्थों में होता है, मतलब कि अर्थ में होता है, धन में होता है। विचार जो होते हैं वो व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। जब व्यक्ति अस्तित्व में था ही नहीं, मतलब जब व्यक्ति दुनिया में आया ही नहीं था, पदार्थ तो तब से हैं। पदार्थ का मतलब यहाँ इनका मतलब था पेड़ पौधे, जानवर, नदियाँ, नाले, ये सारी चीज़ें, कि तब तो मनुष्य जब था ही नहीं तभी तो पेड़ पौधे, नदियाँ, नाले ये सब अस्तित्व में थे। और इनका मानना सेम वैसे ही होता है कि पदार्थ के अंदर ही उसके विनाश का बीज निहित होता है, जो उसे दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, और इस प्रकार पदार्थों के द्वंद्व से नए पदार्थ का मतलब उत्पत्ति होती है। क्योंकि पदार्थ जो है वो विचारों का निर्धारण करते हैं, इसलिए जब जब पदार्थ मीन्स की अर्थव्यवस्था बदलती है, विचार बदल जाते हैं। इन्होंने थोड़ा सा हीगल से चेंज अपना विचार दिया कि जब जब पदार्थ मीन्स की भौतिक वस्तुएं, अर्थव्यवस्था ये बदलती है तब तब हमारे विचार बदल जाते हैं, न कि विचार बदलने से संसार बदलता है। पदार्थ ही सब कुछ है, अर्थव्यवस्था ये चेंज होगी, विचार भी हमारे बदल जाएंगे। मतलब मोटा मोटा इनका कहने का मतलब है कि जब हमारे पास पैसा रहता है तो हमारे मन में विचार दूसरे आते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हमारे विचार हमारे दूसरे आते हैं। और इन्होंने ये संदर्भ बताया, जैसे हम कह सकते हैं कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बारे में भी इन्होंने ऐसे कहा कि भाई विकसित राष्ट्र जो हैं वो तो समाज कल्याण की बातें, बड़ी बड़ी बातें ये सारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका पेट भरने के लिए इनके पास पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, व्यवस्था है, तभी अदर चीज़ें भी सोच रहे हैं, टेक्नोलॉजी को का भी विस्तार कर रहे हैं,
अंतरिक्ष अनुसंधान भी करेंगे, ये मतलब ये भी कर रहे हैं, कि रोबोट के क्षेत्र में भी जा रहे हैं, मतलब साइंस में अपना योगदान दे रहे हैं। फिर विकास इज़ लास्ट, जिनके पास सबसे पहले वो उसको फ़ोकस करना है कि भाई उसके पास रोटी है कि नहीं है, कपड़ा है कि नहीं है, मकान है कि नहीं है। बेसिक नीड्स पहले वो पूरी कर ले, बेसिक नीड्स तो पूरी हो जाए, फिर तो टेक्नोलॉजी देखेगा, फिर तो वो अंतरिक्ष अनुसंधान करेगा। तो इनका मोटा-मोटा कहने का यही मतलब है कि भाई जब अर्थव्यवस्था चेंज होगी तभी हमारे विचार चेंज होंगे। और जब तक मतलब सेंटर में इन्होंने अर्थव्यवस्था को ही रखा, कि वो जैसी भी होगी वैसा हमारा सब कुछ रहेगा, वैसा हमारा व्यवहार रहेगा। और इसी सिद्धांत को ये कहते हैं भौतिक द्वंद्ववाद। और इसके बाद भौतिक द्वंद्ववाद, इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद का इनका सिद्धांत और उसको समझेंगे। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऐतिहासिक भौतिकवाद, बहुत ही बड़े-बड़े टर्म ऐसे हमको सुनने को मिलेंगे इसमें। अब भाई समाजशास्त्र में जो हिंदी के टर्म है ना, वो हैं ही इतने मतलब भयानक से दिखने वाले, लेकिन जो उनकी व्याख्या है, जो उनका अर्थ है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। बस देखने में हमको लगेगा कि बड़ा भारी-भारी शब्द है, अरे कैसे हम समझ पाएँगे? बट इतना भारी भी नहीं है, बस वो देखने में भारी लग रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, इसका मोटा-मोटा अर्थ है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मोटा-मोटा अर्थ है कि यूरोप के इतिहास की आर्थिक व्याख्या। यूरोप का इतिहास कैसा था, उसी की हम आर्थिक व्याख्या करें, मीन्स कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम इतिहास को देखें। और मार्क्स ने इसे ऐसे ही देखा और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। मार्क्स मानते हैं कि जो आर्थिक शक्तियाँ होती हैं, वही इतिहास की दिशा और दशा तय करती हैं। आर्थिक शक्तियाँ जो होती हैं, वही इतिहास की दिशा और दशा तय करती हैं। जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में याद रख सकते हैं स्टेटमेंट को, दशा एंड दिशा यही तय करती है। मार्क्स मानते हैं कि पूंजीवाद या पूंजीवादी समाज को समझने के लिए उसके अतीत मीन्स कि इतिहास को समझना आवश्यक है। और मार्क्स ने यूरोप के इतिहास को समझने के लिए जो इतिहास की पुरानी पुस्तकें थी उनका सहारा लिया, परंतु हुआ क्या, इनको निराशा मिली। इन्होंने पाया कि जो इतिहास था वो राजा रानी के विलास, शौर्य और षड्यंत्र की कहानियाँ ही उसमें बस दी गई थी। और मार्क्स ने जब ऐसा इतिहास देखा बुक में, तो इन्होंने उसका नाम क्या दिया, बुर्जुआ इतिहास, मीन्स कि बड़े-बड़े लोगों का इतिहास। बुर्जुआ इतिहास मतलब इसमें तो भाई सिर्फ राजा रानी यही सब तो बताई गई है, इन्हीं की कहानी, कैसे खाते थे, रहते थे, अब शिकार करते थे, इनकी शौर्य वीरता क्या थी, षड्यंत्र कैसे होते थे इनके राजमहल में। तो मार्क्स ने माना कि आम आदमी अतीत में कैसे जिया, कैसे रहा, क्या संघर्ष किया उसने, इसका तो कोई इतिहास ही नहीं है। फिर हम आम आदमी को कैसे जानेंगे कि इतिहास तो बस महलों के शौर्य विलासिता की कहानियाँ बता रहा है। मतलब जितनी भी किताबें इन्होंने पढ़ी इतिहास को समझने के लिए, इनको बस यही समझ में आया। इसके बाद मार्क्स ने इतिहास को पुस्तकों से परे अपने नज़रिए से समझने का प्रयत्न किया, और जिस चीज़ को मार्क्स ने स्वस्पष्टीकरण कहा, सेल्फ क्लैरिफिकेशन। इन्होंने जो इतिहास था, इसका एक नया दृष्टिकोण समझिए कि दिया, सेल्फ क्लैरिफिकेशन, स्वस्पष्टीकरण। उन्हें अपने तरीके से इतिहास को समझा, जाना और उसके बाद सिद्धांत दिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद। और इन्होंने अपने तरीके से जो इतिहास जाना, वो कैसे जाना, आर्थिक दृष्टिकोण से, मीन्स कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को केंद्र में रख कर के बताया, आम आदमी के जीवन को भी देखा, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, अपने तरीके से उन्होंने कहा। तो इसी चीज़ को हम कह देते हैं कि ये ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब हम देखेंगे कि मार्क्स इतिहास को कैसे बताते हैं। और ऐतिहासिक भौतिकवाद के साथ साथ में हम मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी इंक्लूड करते चलेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद के साथ हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये दोनों साथ में हम जोड़ के पढ़ेंगे। ओके, तो इसको साथ में जोड़ के हम पढ़ेंगे कैसे। तो जो मार्क्स ने इतिहास से परे अपनी मतलब अध्ययन किया, अपनी तरह से समझा, तो उन्होंने बताया कि जहाँ से मनुष्य पहली बार धरती पर आया था, इन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया।
और कहा कि जब मनुष्य पहली बार धरती पे आया तो सर्वप्रथम उसने भोजन का प्रबंध किया। सर्वप्रथम उसने भोजन का प्रबंध किया होगा, मतलब सॉरी हम ऐसे बता रहे हैं, मतलब किया होगा मीन्स कि एज्यूम करके अपनी स्टोरी बता रहे हैं ना, तो हमें ऐसे समझना है कि जब मनुष्य धरती पे पहली बार आया होगा तो उसने सबसे पहले भोजन का प्रबंध किया होगा और इसके लिए उसने प्रकृति पर कुछ क्रियाएं की होगी। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा है इतिहास में ना कि वो पत्थर से पत्थर टकराया, आग निकली, फिर हमने मतलब उसको भूना, मांस मछली जो होता था उसको भून के खाना वो स्टार्ट किया। नहीं तो उसके पहले क्या होता था कि क्या करते थे, ऐसे ही कच्चा चबा लेते थे, मतलब जो भी था तो ऐसे ही खा लेते थे। ऐसा हम आदिम समाज में पढ़ते हैं ना, तो इसी उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि सबसे पहले मनुष्य जब आया तो उसको जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई वो क्या था, तो वो भोजन था। और मार्क्स के अनुसार उत्पादन जो थी मानव इतिहास की सबसे पहली व प्रमुख घटना थी। मीन्स कि अगर हमारी सबसे पहली आवश्यकता भोजन बनी तो इसके लिए प्रकृति में हम कुछ चीज़ें करेंगे, मतलब पत्थर से टकराया, आग बना, उसके बाद में हमने कुछ बीज देखा, हमने बोना स्टार्ट किया, मीन्स कि हमने उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। और उत्पादन हमने नदियों के किनारे किया तो हमारी नदी घाटी सभ्यता आई, ये सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा जो मनुष्य के जीवन की पहली घटना थी वो क्या थी, उत्पादन। इसीलिए हम ऐतिहासिक भौतिकवाद को मोड ऑफ प्रोडक्शन से जोड़ के एक साथ दोनों पढ़ेंगे रिलेट करके, क्योंकि इसको समझने के लिए इसी टर्म का हमें सहारा लेना है, उत्पादन। और इस तरह मार्क्स ने यूरोप के इतिहास को 4 चरण में बताया। उन्होंने बताया कि 4 स्टेप में इतिहास था। सबसे पहला जो था वो था आदिम साम्यवाद। सबसे पहला क्या था उसमें, आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद। दूसरा क्या था, प्राचीन समाज। तीसरा क्या था, सामंतवादी समाज। और चौथा था औद्योगिक पूंजीवादी समाज, ICS, औद्योगिक इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आदिम समाज मीन्स की प्रिमिटिव सोसाइटी जो था, और प्राचीन समाज मीन्स की एंशियंट सोसाइटी, सामंतवादी मीन्स की फ्यूडल सोसाइटी, औद्योगिक पूंजीवादी समाज मीन्स की इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये 4 जो थे ये आए। इन चारों के माध्यम से इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद को मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ में जोड़ के बताया। अब हम इन चारों को अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और देखेंगे कि इन चारों में क्या क्या हुआ था, और उसके बाद में ऐतिहासिक भौतिकवाद और इसको हम साथ में कैसे निष्कर्षतः समझेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।